ओके बेटा, एक स्टूडेंट का ये डाउट है, चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन है और अकाउंटिंग इक्वेशन में डाउट है उनकी बुक का क्वेश्चन 15 का सेकंड। ये क्वेश्चन 15 में सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन उनका डाउट है। यहाँ पे लिखा हुआ है डी महापात्र कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000, चेक रुपीज 1 लाख, गुड्स रुपीज 60,000, मशीनरी रुपीज 1 लाख एंड फर्नीचर रुपीज 50,000। तो मैं फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन नहीं बता रहा हूँ, मैं सेकंड वाला बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है 1/3 of the above goods are sold at a profit of 10% on cost and half the payment is received in cash। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये सारे ट्रांजेक्शन्स जर्नल एंट्रीज चैप्टर्स के हैं, जर्नल के ये ट्रांजेक्शन्स हैं और इन लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन में ये सारे क्वेश्चन टिपिकल देना शुरू कर दिया। सिखाया कुछ नहीं है आगे बुक वालों ने और क्वेश्चंस दे दिए सीधा टिपिकल वाले। तो ये अच्छी तरह से बहुत डिटेल में जर्नल एंट्री चैप्टर में आएगा, पर फिर भी एज अ डाउट मैं अभी बता रहा हूँ। तो ओनर जो है, ये डी महापात्र ओनर का नाम है, ये गुड्स लेके आया था 60,000 रुपीज के, उसे 1/3 गुड्स बेच दिए हम लोगों ने, ठीक है। 1/3 of the above goods are sold at a profit of 10% on cost and half the payment is received in cash। 2-3 और इस क्वेश्चन नंबर 15 का जो ट्रांजेक्शन नंबर 2 है, इसमें 1-2 और गलतियां हैं मेरे हिसाब से। मैं जैसे जैसे एक्सप्लेन करते जाऊंगा कैलकुलेशन, मैं वो गलतियां बताते जाऊंगा। सबसे पहले ये 60,000 की गुड्स है, इसका 1/3 गुड्स, तो 60,000 का मल्टीप्लाई बाय 1/3 होता है 20,000। इस 20,000 को हम लोग बोलते हैं कॉग्स। कॉग्स मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या ज्यादा प्योर हिंदी भाषा में बोलूं तो कितने के गुड्स बेचे। 20,000 रुपीज है कि हमने कितने के गुड्स बेचे, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब 1/3 ऑफ द अबव गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट, तो ये जो 20,000 रुपीज है यही कॉस्ट है, इसका हम लोग 10% प्रॉफिट ऐड कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10% प्रॉफिट ऐड करेंगे, ऐड प्रॉफिट 10%। अब 10% हम किस पे निकालेंगे, हम 10% निकालेंगे इस 20,000 का, तो 20,000 का 10%, तो 20,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100। तो हम लोग इस तरीके से 20,000 का 10% निकालेंगे। ऑब्वियसली 20,000 का 10% होता है 2,000, 20,000 का 10% होता है 2,000, तो ये 2,000 हम लोग प्रॉफिट ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब 20,000 में हम लोग 2,000 प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 22,000। ये 22,000 रुपीज को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, हमारी सेल्स की अमाउंट। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1/3 ऑफ द अबव गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट, तो पहले 60,000 का 1/3 किया 20,000, 20,000 में 10% प्रॉफिट ऐड किया 2,000, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 22,000। फिर लिखा हुआ है हाफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश। यहाँ पे भी इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, जिसने भी क्वेश्चन बनाया है बहुत बड़ी गलती की है। क्या गलती की है सुनना ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश, तो 22,000 का मैं हाफ कर दूंगा। अब 22,000 का हाफ अमाउंट मतलब 22,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 22,000 का हाफ ऑब्वियसली 11,000 होता है। 22,000 का हाफ होता है 11,000। इतना पैसा हमको कैश में मिल गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी का जो हाफ ट्रांजेक्शन है, रिमेनिंग हाफ ट्रांजेक्शन जो है, वो पैसा हमको नहीं मिला। अब मैं बता दूं कि क्वेश्चन में गलती क्या है। क्वेश्चन में गलती ये है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाफ अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश, तो 22,000 का हाफ अमाउंट होता है 11,000। 11,000 रुपीज हमको कैश में मिल गया, मतलब बाकी 11,000 रुपीज हमको मिलना बाकी है। बाकी 11,000 जो है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इसको बोलते हैं पार्टली कैश एंड पार्टली क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इसको बोलते हैं पार्टली कैश एंड पार्टली क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो 11,000 कैश में मिल गया, बाकी 11,000 मिलना बाकी है। अब मैं बताता हूं कि क्वेश्चन में गलती क्या है। क्वेश्चन में गलती ये है कि बाकी का जो हाफ अमाउंट हमको नहीं मिला, उसमें पार्टी का नाम, पर्सन का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ होना चाहिए था कि बाकी 11,000 रुपीज जो हमको नहीं मिला, तो वहां पे किसी ना किसी पर्सन का नाम, डेटर का नाम, कस्टमर का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ होना चाहिए था। मतलब जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो पार्टी का नाम क्वेश्चन में होना जरूरी है, और यहाँ पे क्वेश्चन में हमने ये गुड्स 1/3 गुड्स किसको बेचे, उस पर्सन का नाम नहीं दिया हुआ है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन में डेटर का नाम होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है,
तो हम लोग डेटर को बोलेंगे डेटर, हम लोग डेटर को सिर्फ डेटर बोलेंगे। अब मैं जर्नल एंट्री वगैरह सब, अगर जर्नल एंट्री चैप्टर में ये ट्रांजैक्शन आती है तो कैसे लिखेंगे, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में ये ट्रांजैक्शन आती है तो कैसे लिखेंगे, वो सब मैं बताऊंगा। पहले ऑब्वियसली जर्नल एंट्री, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर जर्नल एंट्री चैप्टर है तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। अब जर्नल एंट्री चैप्टर में 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। इस तरीके से जर्नल एंट्री चैप्टर में 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। चलो शुरू करते हैं। थोड़ी लाइंस वाइंस मैं ड्रॉ करूंगा अच्छी तरह। तो जर्नल एंट्री अच्छे से देखेगा दूर से आपको। ये 5 कॉलम हमारे बन गए जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। इसमें पर्टिकुलर्स का कॉलम सबसे बड़ा बनाना, बाकी कॉलम्स छोटे छोटे भी चलेंगे। अब क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन नंबर 2 था, मतलब डेट में 2 आएगा। अब जितना भी यहाँ पे सेलिंग प्राइस है ये वाला 22,000, जितना भी हमारा सेलिंग प्राइस है 22,000, ये हो जाएगा सेल्स अकाउंट में क्रेडिट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन लोगों ने यही प्रॉब्लम क्रिएट किया है कि जर्नल एंट्री चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में सिखाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं करना चाहिए, जिस चैप्टर का जो ट्रांजेक्शन है उसी में आना चाहिए। तो ये सेल्स जो है ये 22,000 हो जाएगा क्रेडिट, मतलब सेल्स इज वन टाइप ऑफ इनकम, जब भी इनकम बढ़ती है तो इनकम क्रेडिट होती है, तो ये 22,000 हो जाएगा क्रेडिट। इसमें से 11,000 रुपीज हमको कैश मिल गया, तो जितना 11,000 रुपीज हमको कैश मिल गया तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कैश कम्स इन, कैश हमारा एसेट है, कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और 11,000 रुपीज ये जो नहीं मिला किसी डेटर से, तो डेटर जो है वो हमारा एसेट होता है, डेटर जो है ये हमारा एसेट होता है। और कोई भी एसेट जब बढ़ता है, जब कोई एसेट बढ़ता है तो वो एसेट भी डेबिट ही होता है। तो कैश भी हमारा एसेट है, ये बढ़ेगा तो डेबिट होगा, डेटर भी हमारा एसेट है, ये बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और सेल्स हमारी इनकम है तो 22,000 सेल्स में हो जाएगा क्रेडिट। तो ये हमारी जर्नल एंट्री बन गई। पहले जर्नल एंट्री बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आगे चल के जर्नल एंट्री में फिर से यही डाउट निकलेगा, इसलिए मैं दोनों चैप्टर एक साथ बता रहा हूं। तो कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आया हमारे पास 11,000, ये रहा ऊपर लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट 11,000। डेटर अकाउंट डेबिट 11,000, यहाँ पे डेटर का नाम क्वेश्चन में होना चाहिए था, तो डेटर का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम डेटर को डेटर ही लिखेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट 11,000। फिर क्रेडिट के कॉलम में डैश डैश कर देंगे, ठीक है। तो कैश एसेट है, कैश बढ़ेगा तो डेबिट, डेटर एसेट है, डेटर बढ़ेगा तो डेबिट, और हमारे गुड्स चले गए, आप ऐसे बोल सकते हो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि सेल्स हमारी इनकम है, इनकम जब बढ़ती है तो इनकम क्रेडिट होती है, इनकम का क्रेडिट साइड पे प्लस होता है, तो सेल्स हो जाएगा क्रेडिट 22,000, ये सेल्स हो जाएगा क्रेडिट 22,000। तो हम ये क्या था, ये जर्नल एंट्री था, कैश अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये जर्नल एंट्री था। अभी भी वर्किंग नोट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन वो सब मेरे को सिखाना बाकी है, राइट। हो गया कैश डेबिट, डेटर डेबिट और टू सेल्स। इसके बाद यहाँ पे एक नरेशन आती है, बीइंग गुड्स सोल्ड, इसको नरेशन बोलते हैं, ये नरेशन लिखना भी जरूरी होता है। व्हाट इज नरेशन? नरेशन इज द शॉर्टकट एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन को शॉर्ट में एक्सप्लेन करना, उसी को नरेशन बोलते हैं। ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री। अब यही सेम ट्रांजैक्शन जो कैलकुलेशन आपको दिख रही है, यही सेम ट्रांजैक्शन, यही कैलकुलेशन अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में कैसे लिखेंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में टोटल 4 इफेक्ट्स हो जाएंगे, ए बी सी डी। ए में आएगा कैश, बी में आएगा डेटर, सी में आएगा प्रॉफिट, और डी में आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, मैं और रूल्स बताऊं, ये रूल मैंने पहले भी बताया। जर्नल एंट्री चैप्टर में, ये जो जर्नल एंट्री चैप्टर है हमारा, नोट while recording
while recording journal entry, profit or loss on sale of goods is not shown separately. While recording journal entry, profit or loss on sale of goods is not shown separately. ये रूल हो गया आपका. लेकिन इसी ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे तो प्रॉफिट या लॉस शो करना पड़ेगा. तो ये 3 इफेक्ट है, 11,000, 11,000, 22,000. उसकी जगह 4 इफेक्ट हो जाएंगे. 11,000 डेबिट, 11,000 फिर से डेबिट, 2,000 क्रेडिट और 20,000 क्रेडिट. 4 इफेक्ट हो जाएंगे. अब मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझाता हूं कि इसी क्वेश्चन का अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में कैसे आंसर होगा. सुनते रहो. अब इसमें 4 इफेक्ट हो जाएंगे. ये सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन में ए पार्ट, यहां पे हो जाएगा बी पार्ट, यहां पे हो जाएगा सी पार्ट और यहां पे हो जाएगा डी पार्ट. 4 पार्ट हो जाएंगे. तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट आएगा? सबसे पहले आएगा कैश अकाउंट. कैश अकाउंट होगा डेबिट. क्यों डेबिट? क्योंकि कैश का टाइप होता है एसेट. कैश का टाइप होता है एसेट. कोई भी एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है. तो कैश बैलेंस that is asset increases. कैश हमारा एसेट है, कैश इंक्रीज होगा 11,000 रुपीज. ठीक है, ये हो गया डेबिट कैश अकाउंट. और क्या डेबिट होगा? डेटर. ये जो मैं क्वेश्चन में आपको गलती बता रहा था, डेटर का नाम क्वेश्चन में होना चाहिए था. डेटर हमारा एसेट होता है. डेटर जब बढ़ेगा तो डेटर डेबिट होगा. तो डेटर that is an asset increases. Debtor that is an asset increases. कितना? 11,000. तो कैश बढ़ गया, हमारा एसेट है. डेटर बढ़ गया, वो भी हमारा एसेट है. और प्रॉफिट 2,000 अलग से क्रेडिट होगा. तो ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स, ये अलग से क्रेडिट होगा. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स अकाउंट, ये हो जाएगा क्रेडिट. ये हमारा एसेट है, इसको 2 लाइन में लिखते हैं. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स अकाउंट, ये हमारा प्रॉफिट है. प्रॉफिट का टाइप क्या होगा? रेवेन्यू या इनकम? प्रॉफिट का टाइप होगा इनकम अकाउंट. और कोई भी प्रॉफिट जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है. प्रॉफिट दैट इज इनकम इंक्रीज. कोई भी प्रॉफिट जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है. तो इसकी प्रॉफिट की अमाउंट थी 2,000 और 20,000 रुपीज का हमारा स्टॉक चला गया. तो एक एसेट हमारा कम हो जाएगा, ये डी पॉइंट. एक हमारा एसेट कम हो जाएगा, कौन सा? स्टॉक ऑफ गुड्स. तो स्टॉक ऑफ गुड्स जो है वो 20,000 रुपीज कम हो जाएगा, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट, ये हो जाएगा क्रेडिट. सेल्स का टाइप होता है इनकम. और कोई भी इनकम जब बढ़ती है तो इनकम होती है क्रेडिट. तो सेल्स दैट इज इनकम. कोई भी इनकम जब बढ़ती है तो वो इनकम क्रेडिट होती है. जब इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखेंगे, इसी सेल्स को जब अकाउंटिंग इक्वेशन में कॉलम्स में लिखेंगे तो इसको स्टॉक ऑफ गुड्स में से माइनस कर देंगे. जर्नल एंट्री में सेल्स को इनकम मानते हैं, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में सेल्स को स्टॉक ऑफ गुड्स में से माइनस करते हैं. तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये 20,000 हो जाएगा क्रेडिट. तो पहले ये 11,000 और 11,000 2 बार डेबिट हुआ. फिर ये 2,000 और 20,000 दोनों क्रेडिट हुआ. तो डेबिट का टोटल भी 22,000 है. ये 11 और 11 22,000 डेबिट हुआ और ये 2 और 20 टोटल 22,000 क्रेडिट हुआ. ये वर्किंग नोट्स थे. अभी एक्चुअल अकाउंटिंग इक्वेशन बताता हूं. अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए हमको ये सारे कॉलम्स होने चाहिए हमारे पास, कैश का, डेटर्स का. प्रॉफिट जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन में कहां पे आता है? प्रॉफिट जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल में प्लस होता है. और सेल्स कहां पे आता है अकाउंटिंग इक्वेशन में? स्टॉक ऑफ गुड्स में दे माइनस.
तो जैसे मैं लिस्ट बनाता हूं, हमेशा एक लिस्ट बनाते हैं। कैश कहां पे आएगा? कैश बैलेंस में, एसेट में। फिर डेटर्स कहां पे आएगा? एसेट में। डेटर्स आएगा एसेट में, डेटर्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स कहां पे आएगा? कैपिटल में प्लस, ये कैपिटल में प्लस हो जाएगा। और सेल्स कहां पे आएगा? सेल्स आएगा स्टॉक ऑफ गुड्स में माइनस, मतलब एक एसेट मेरे को चाहिए स्टॉक ऑफ गुड्स। ये लिस्ट हमेशा बनानी चाहिए ताकि हमको पता चले कि जब हम एक्चुअल अकाउंटिंग इक्वेशन ये वाला बनाएंगे तो कौन सा कॉलम, कौन से कॉलम हमको बनाने पड़ेंगे। तो कैश बैलेंस, डेटर्स और स्टॉक ऑफ गुड्स, ये 3 एसेट है, ये मैं एसेट्स में लिखूंगा। कैश बैलेंस, डेटर्स और स्टॉक ऑफ गुड्स, ये एसेट्स में लिखा। लायबिलिटीज में फिलहाल कुछ नहीं है, लायबिलिटीज में कुछ नहीं, और कैपिटल के नीचे कैपिटल, ये कैपिटल के नीचे कैपिटल। ठीक है, शुरू करते हैं। जो ट्रांजैक्शन था पूरा सेकंड नंबर, वो शुरू करते हैं। क्या था ट्रांजैक्शन? वो पूरा यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा, ये वाला ट्रांजैक्शन। 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, ये पूरा कॉपी करना पड़ेगा। 1/3 ऑफ द अबव गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। ये पूरा ट्रांजैक्शन यहाँ पे ट्रांजैक्शंस में सेकंड नंबर में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 1/3 ऑफ द अबव गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट of 10% on cost and half the amount is received in cash। ऐसा ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब जो 11,000 था वो 11,000 हमारे कैश में हो जाएगा प्लस। फिर जो 11,000 डेटर था वो डेटर्स में हो जाएगा प्लस। मतलब अभी मैं फाइनल आंसर, ये फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन का फाइनल आंसर ये है जो मैं अभी बता रहा हूँ। पहले जर्नल एंट्री बताया, वर्किंग नोट्स बताया, अब मैं अकाउंटिंग इक्वेशन का आंसर बता रहा हूँ जो इस चैप्टर में आपको लिखना है। तो 11,000 कैश बढ़ जाएगा, 11,000 डेटर्स भी बढ़ जाएगा, ये दोनों डेबिट वाले इफेक्ट हुए। ठीक है, फिर जो 2,000 प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल में हो जाएगा 2,000 प्लस। 11,000 का कैश बढ़ेगा, 11,000 का डेटर्स बढ़ेगा, 2,000 का कैपिटल बढ़ जाएगा प्लस, और 20,000 रुपीज का स्टॉक हो जाएगा माइनस। ये हमारे फाइनली 4 इफेक्ट हुए। कैश में प्लस 11,000, डेटर्स में प्लस 11,000, स्टॉक में माइनस 20,000 और प्रॉफिट में प्लस 2,000। ये हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन के 4 इफेक्ट हो गए। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों चैप्टर एक साथ सिखाए कि जैसे जर्नल एंट्री चैप्टर जब हम करेंगे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फर्क ये है कि अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का सॉल्यूशन लिखते टाइम प्रॉफिट अलग से शो करते हैं और प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रॉफिट अलग से शो किया हुआ है 2,000। आप जर्नल एंट्री चैप्टर देखोगे तो जर्नल एंट्री का आंसर देखोगे तो उसमें प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ है। ये देखो जर्नल एंट्री, इसमें डायरेक्टली कैसे लिखा हुआ है 11, 11, 22, मतलब 2,000 जो प्रॉफिट है वो सेल्स के अंदर ही इंक्लूडेड है। ठीक है, एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं सारा, यहां से स्टार्ट हुआ हमारा। जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे लिखना जरूरी है। मोस्टली अकाउंटिंग इक्वेशन में स्टूडेंट्स को यही डाउट होता है, प्रॉफिट वाला। ये सब लिखना अच्छी तरह। इतना लिखो अच्छी तरह। और कोई डाउट हो तो ये मेरा नंबर है, इस पे फोन या SMS करना।